मैं हूं भरत कुरसेजा, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री। पिछली क्लास में हमने हमारा टॉपिक स्टार्ट किया था अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था? अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। यानी जब भी हम मैटर की जो प्रॉपर्टीज है, जब उनका हम मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आ जाती है, उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आ जाती है। उस अनसर्टेनिटी को जानने के लिए हमने क्या देखा था? सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखा था नहीं देखा था, और उसको दूर करने का क्या किया था? प्रयास भी किया था। अब उसी के अंदर जो हमारा अनसर्टेनिटी मेजरमेंट है, उसी के अंदर हमने क्या पढ़ा था? पहला जो टॉपिक था हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स था। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है बच्चों? साइंटिफिक नोटेशन है। इसी के अंदर सेकंड टॉपिक हमारा कौन सा है? साइंटिफिक नोटेशन। बच्चों साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? देखो बच्चों क्या होता है, जब हम कैलकुलेशंस करते हैं किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर, तो उस कैलकुलेशन के अंदर हमें जो है किसी भी एटम या एलिमेंट या फिर कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल या कंपाउंड का हमें क्या रखना पड़ता है? मास रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है? मास रखना पड़ता है। मास की वैल्यू रखनी पड़ती है। लेकिन वो मास की वैल्यू असल में बहुत बड़ी होती है, असल में बहुत बड़ी होती है, और उसे हमें किसमें? साइंटिफिक नोटेशन में या एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करके लिखना पड़ता है। जैसे आप देख रहे हैं अभी यहां पे कि यहां पे जो आपके 2 ग्राम हाइड्रोजन है, अब 2 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर कई बार या तो मास ज्यादा वैल्यू में आ जाता है, या तो किसी एटम या एलिमेंट में मास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो जाता है, तो हम उसको किस में चेंज करते हैं? साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं। या फिर कभी कभी छोटे से मास में ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या एटम प्रेजेंट हो जाते हैं किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड में, तो उसको भी हम किस में चेंज करके रखते हैं? न्यूमेरिकल के अंदर साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करके रखते हैं। जैसे आप यहां देख रहे हैं कि 2 ग्राम हाइड्रोजन में, 2 ग्राम हाइड्रोजन में इतने सारे क्या हैं? मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। अब ये इतने सारे मॉलिक्यूल्स किस में प्रेजेंट है? केवल 2 ग्राम हाइड्रोजन में प्रेजेंट है बच्चों। अब 2 ग्राम हाइड्रोजन में अगर इतने सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो क्या हम ये वैल्यू रखेंगे क्या न्यूमेरिकल के अंदर? नहीं, हम ये वैल्यू नहीं रख सकते न्यूमेरिकल के अंदर। तो हम किस में चेंज करेंगे इसको? साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे बच्चों? साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। और चेंज करने के बाद हम इसको किस में रखेंगे? न्यूमेरिकल में रखेंगे इस वैल्यूज को। क्लियर है बच्चों? तो देखें, पूरा पढ़ते हैं। As chemistry is the study of atoms and molecules, जैसा कि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री जो है एटम्स और मॉलिक्यूल्स की क्या स्टडी है, which have extremely low masses and are present in extremely large number, जिसमें कई सारे लो मासेस, जैसे ये 2 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर इतने सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। इसी तरीके से लार्ज लो मासेस में क्या बच्चों? लो मासेस के अंदर ही, कम मास में ही बहुत सारे लार्ज नंबर्स प्रेजेंट होते हैं। कई सारे लार्ज नंबर्स में क्या दिया जाता है? मास दिया जाता है। A chemist has to deal with numbers as large as, ये आपको ये नंबर दिया गया है किसमें? For the molecules of 2 ग्राम of hydrogen gas और a small, यानी 2 ग्राम हाइड्रोजन में आपके इतने सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, और जब कोई भी केमिस्ट अगर इसका यूज करेगा तो वो इसको किस में बदलेगा? पहले स्मॉल नंबर्स में। किस में बदलेगा? पहले स्मॉल नंबर्स में। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं, तभी वो उसका क्या कर पाएगा? यूज कर पाएगा। ये देखिए आपको, ये एक हाइड्रोजन एटम में इतने सारे ये नंबर्स में क्या दिया हुआ है? इसका मास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चों? इसका मास दिया हुआ है। अब ये जो मास आपको दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है? एक हाइड्रोजन एटम का मास इतने बड़े नंबर्स में दिया हुआ है। क्या ये वैल्यू हम पुट करेंगे क्या कैलकुलेशन करते वक्त? नहीं, ये वैल्यू हम कैलकुलेशन करते वक्त पुट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे? इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन में पहले क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद इसको किस में रखेंगे बच्चों? न्यूमेरिकल में रखेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो उसके बाद देखिए बच्चों, तो ये बात किसकी हुई? साइंटिफिक नोटेशन या
एक्सपोनेंशियल नोटेशन की। सिमिलरली अदर कांस्टेंट सच एज प्लैंक्स कांस्टेंट, जैसे कि इसी तरीके से अदर कांस्टेंट है हमारे, जैसे हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, जैसे हमारा स्पीड ऑफ लाइट है। जैसे स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं, इससे आपको सबसे बेहतर समझ में आएगा। जैसे स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों वहां पे जो वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8, अब ये देखो ये क्या है बच्चों, एक्सपोनेंशियल है। ये क्या बच्चों, एक्सपोनेंशियल है, यानी इसको हमने किसमें चेंज किया, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। किसमें चेंज किया इसको, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। अगर हम इसमें ऐसे लिख दें 3 और इसके साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो लगा के अगर ऐसे वैल्यू अगर पुट करने लगेंगे हम किसमें, न्यूमेरिकल्स में या कैलकुलेशन में, तो हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बहुत हार्ड हो जाएगी। इसलिए कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए बड़ी वैल्यूज को छोटी वैल्यूज में कन्वर्ट किया जाता है एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में। तो इसे ही आप क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं या एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसा आपका चार्ज ऑन पार्टिकल से, ये सब आपके किसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये सब आपके ये नंबर्स जो है इन्वॉल्व होते हैं किसमें, इन्वॉल्व नंबर्स ऑफ द अबव मैग्नीट्यूड। ये इस तरीके से क्या किए जाते हैं, इसमें कन्वर्ट किए जाते हैं एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, और उसके बाद रखे जाते हैं किसमें, न्यूमेरिकल में वैल्यू निकालने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है। अभी मैंने आपको बता दिया कि एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में बदला जाता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक बार रीड आउट कर लेते हैं। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन का यूज करके, जो मैंने अभी अभी आपको बताया है। ठीक है ना, फॉर सच नंबर्स सो दैट, कुछ इस तरह के कुछ नंबर्स के लिए एक्सपोनेंशियल नोटेशन in which any number can be represented in the form n into 10 की पावर n। अब देखो बच्चों, कोई भी जो लार्ज नंबर है, अगर हम उसको किस में प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, एक्सपोनेंशियल नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन में प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो वो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होगा, n into 10 की पावर n की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। कैसे होगा वो मैं अभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू अभी बताऊंगा। Where n is an exponent having पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, जहां जो ये n जो होता है ना आपका, ये n, ये क्या होता है, ये आपका होता है एक्सपोनेंट होता है, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यानी यहाँ पे 10 की पावर आएगी n की फॉर्म में, जो आपकी पॉजिटिव भी आ सकती है और आपकी नेगेटिव भी आ सकती है। क्लियर है बच्चों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एंड n इज द नंबर, n क्या है आपका, ये n जो है क्या नंबर है, कॉल्ड डिजिट टर्म, जिसको आप डिजिट टर्म क्या कहते हैं, जिसको आप डिजिट टर्म कहते हैं। ये आपका n क्या हो जाएगा, डिजिट टर्म हो जाएगा। अभी मैं एग्जांपल दूंगा बच्चों, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये स्मॉल n क्या है और कैपिटल N क्या है। ठीक है, विच वेरीज, तो पहले मैं आपको एग्जांपल देख के कैपिटल N एंड स्मॉल n के बारे में बता देता हूं, उसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे। जैसे अभी आपने देखा था स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर कितना, 8। अब अगर मैं बात करूं बेटा 3 की, तो 3 क्या है आपका, कैपिटल N। ठीक है, डिजिट टर्म जिसको आप बोल रहे हैं, और ये यहां पे जो 8 है 10 की पावर में, ये है आपका क्या है, स्मॉल n, जो कि आपका क्या है, एक्सपोनेंट। क्या है जो आपका बच्चों, एक्सपोनेंट। समझ में आ रही है। तो ये आपकी डिजिट टर्म है और ये आपका क्या है, एक्सपोनेंट। क्या है ये आपका, एक्सपोनेंट। क्लियर है। अब देखिए जो आपका जो डिजिट नंबर है n, कैपिटल N, विच वेरीज बिटवीन 1 एंड 9.99, जो आपका किसके बिटवीन होना चाहिए, 1 और 9.99 के बिटवीन होना चाहिए। देखो 9.99 तक ही होना चाहिए। क्यों, 9.99 के बाद आपका ये क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। और अगर ये 10 बन गया तो फिर ये आपका डिजिट टर्म में नहीं आएगा, फिर ये आपका किस में चला जाएगा, फिर ये आपका एक्सपोनेंशियल वाली टर्म में चला जाएगा। क्लियर है बच्चों, ये बात है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो नंबर हैं जो हमें दिए जाते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होता है और साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है और इसको क्यों यूज किया जाता है। लेकिन कैसे यूज किया जाता है अब इसके बारे में भी देखेंगे।
जैसे मान लो आपका एक नंबर है, क्या नंबर है बच्चों, जैसे मान लो 0.00256 ये आपका नंबर है। क्लियर है बच्चों। यहां पे भी एक काम करो, जीरो लगा लो। क्या लगा लो, जीरो लगा दो, और डेसिमल को आप कहां लगाएं, डेसिमल को आप लगाएं यहां पे। क्लियर है। तो ये एक आपका क्या है, एग्जांपल है। अब इस वैल्यू को आपको किस में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, साइंटिफिक नोटेशन में या एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जब भी हम किसी वैल्यू को, लार्ज वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल नोटेशन के थ्रू स्मॉल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, तो जो हमारा डेसिमल है वो हमेशा पहली जो हमारी नॉन जीरो डिजिट है, जो पहली हमारी नॉन जीरो डिजिट है, यहां पे पहली नॉन जीरो डिजिट क्या है, 2, इसके जस्ट कहां आना चाहिए, बाद में आना चाहिए। इसके जस्ट कहां आना चाहिए, बाद में। यानी इस डेसिमल को हमको कहां लाना पड़ेगा, इस जगह पे लाना पड़ेगा। कहां लाना पड़ेगा, इस जगह पे लेके आना पड़ेगा। तो हम इसको इस जगह लेके आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2.568। ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो डेसिमल है 1 2 3 डिजिट राइट की तरफ सरका है, सरका है नहीं सरका। तो जब भी पॉइंट हमारा, जब भी पॉइंट या डेसिमल हमारा राइट साइड सरकेगा, राइट साइड में इसको ले जाएंगे, तो 10 की पावर किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। किसकी में आएगी, नेगेटिव में आएगी। अब 10 डिजिट इधर सरका है तो 10 की पावर भी किस में आएगी, 3 में आएगी, लेकिन किस में, नेगेटिव में आएगी। क्लियर है बच्चों। एक एग्जांपल और लेते हैं इसी का ही। जैसे आपकी एक और वैल्यू ले लेते हैं हम, जैसे आप ले लीजिए 0.002946875। क्लियर है बच्चों। अब आपने वैल्यू ये ले ली, ठीक है। अब आपको कहां लाना है इसको, डेसिमल को इस जगह पे लाना है। कहां लाना है, इस जगह पे लाना है। तो अब आप क्या लिखेंगे, 2.96875। क्लियर है बच्चों। उसके बाद आप यहां पे 10 की पावर में एक्सपोनेंशियल लिखेंगे बच्चों। तो यहां पे आपने 1 2 3 स्टेप इधर सरकाया है डेसिमल को या पॉइंट को, तो यहाँ 10 की पावर जो आएगी वो कितनी आएगी, 3 आएगी। लेकिन आपने कहां सरकाया बेटा, राइट साइड में सरकाया, तो यहाँ पे पावर जो आएगी किस में आएगी, माइनस में आएगी। ये मत कहना सर आपने तो सेम ही एग्जांपल ले लिया। ये देखो, ये डिजिट कौन सी है और ये डिजिट कौन सी है, इसमें कुछ ना कुछ चेंज है, पीछे वाले डिजिट्स का चेंज है। क्लियर है बच्चों। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन। अब ये तो बात हुई किसकी, राइट साइड में डेसिमल को लेने की। लेकिन अगर हम लेफ्ट साइड में डेसिमल ले जा रहे हैं, देखो जैसे आपका एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका एग्जांपल है 29825, तो आपका डेसिमल अगर कहां लग रहा है, यहां लग रहा है। लेकिन अब इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में या साइंटिफिक नोटेशन में। तो आप क्या करेंगे, डेसिमल को कहां ले जाएंगे, पहली जो आपकी नॉन जीरो डिजिट है जस्ट उसके बाद ले जाएंगे। हमेशा पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद ही ले जाना है किसको, डेसिमल को, साइंटिफिक नोटेशन में बदलने के लिए बच्चों। अब देखो उसके इसमें बदलेंगे इसको, तो हमने क्या किया, यहां पे डेसिमल ले गए 2 के बाद, तो ये हो जाएगा 2.9825। अब देखो बच्चों, इस डेसिमल को हम कन्वर्ट करके कहां ले गए, इस जगह पे ले गए, यानी 1 2 3 डिजिट हमने किस साइड सरकाया, इसको लेफ्ट साइड सरकाया। तो जब भी पॉइंट को या डेसिमल को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो 10 की जो भी पावर आएगी वो किस में आएगी बच्चों, पॉजिटिव में आएगी। वो किस में आएगी बच्चों, पॉजिटिव में। तो 3 स्टेप इधर सरका, तो 10 की पावर भी कितनी आएगी, 3 आएगी, लेकिन किस में आएगी, पॉजिटिव में। ये याद रखना है। क्लियर है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और इसका देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक और एग्जांपल है 3 2 5 6 9 8, ठीक है। अब डेसिमल आपका कहां लग रहा है, इस जगह पे लग रहा है। अब आप इसको कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे, इस डेसिमल को आप इस जगह पे ले जाएंगे, और 3 के बाद डेसिमल आएगा, तो 3 के बाद डेसिमल लग जाएगा 2 5 6 9 8। क्लियर है बच्चों। अब 1 2 3 4 स्टेप आप किधर ले गए, लेफ्ट साइड ले गए,
तो यहाँ पे जो 10 की पावर आएगी वो कितनी आएगी, 4 तो आएगी, लेकिन किस में आएगी, पॉजिटिव में या नेगेटिव में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। क्यों, क्योंकि हम डेसिमल को कहां ले गए, लेफ्ट साइड। तो जब भी डेसिमल या पॉइंट को हम कहां ले जाएंगे, राइट साइड, तो 10 की जो पावर है वो नेगेटिव में आएगी, और जब भी लेफ्ट साइड ले जाएंगे 10 की पावर किस में आ जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी। क्लियर है बच्चों? उम्मीद कर रहा हूं आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा बच्चों। बोर तो नहीं हो रहे आप हैं कि मैं आपको एक बढ़िया सी शायरी सुनाऊं, चुटकुला सुनाऊं, क्या सुनाऊं हैं? पढ़ाई करते वक्त देखो, जो बच्चा बोर नहीं होता ना, सच में पढ़ने वाला बच्चा वही होता है। क्लियर है बच्चों? तो आगे बढ़ते हैं। देखो, तो हमने क्या बात करी, साइंटिफिक नोटेशन क्या होते हैं और उनका यूज क्यों किया जाता है और उनका यूज कैसे किया जाता है। लेकिन बच्चों, जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें कैलकुलेशन के अंदर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो वहां पे जो ये एक्सपोनेंशियल वाली वैल्यूज आएंगी या साइंटिफिक नोटेशन वाली वैल्यूज आएंगी, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा हम देखने वाले हैं। बेटा, ये जो आपका सिग्निफिकेंट फिगर से या साइंटिफिक नोटेशन है, इससे रिलेटेड कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, मैं पहले ही बता देता हूं, इससे रिलेटेड कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, और आने के चांसेस बहुत कम है, आता भी है। तो ये सब चीजें आपके कहां काम आने वाली है, जो बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें काम आएगी, या फिर जो आपके जो चॉइस वाले क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस वाले, या तो उसमें एक आध क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है बच्चों? तो इसलिए पढ़ना बहुत ही जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे तो इसका यूज कहां पे होगा उसको भी देखें आप। अब देखो, these two operations follow the same rules which are therefore exponential numbers so that। अब देखो, जब इसका मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में इसका कैसा यूज होगा। देखो, सबसे पहले बात किसकी कर रहे हैं हम, मल्टीप्लिकेशन की। ये दो नंबर्स हैं, इनको हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये दोनों नंबर किसकी फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में। तो देखो, जो सिंपल नंबर होंगे वो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहां एक स्टेप और आ जाएगी, जैसे 5.2 तो किससे मल्टीप्लाई होगा, आपका 1 से मल्टीप्लाई होगा। 5.2 किससे होगा, 1 से। और जो 10 की पावर 5 है, जो 10 की पावर 5 है, वो किससे मल्टीप्लाई होगा, आपका 10 की पावर 8 से। वो किससे मल्टीप्लाई होगा, आपका 10 की पावर 8 से। अब देखो, इसको कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखना बच्चों। क्लियर है ना? अब 5.2 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5.2 ही आएगा, आएगा नहीं आएगा। उसके बाद 10 की पावर 5 और 10 की पावर 8 है। जब बेटा इस तरीके, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, जब बेस सेम होता है, जब बेस सेम होता है और पावर अलग अलग हो जाती है, तो क्या होता है, बेस को 1 टाइम लिख देते हैं और पावर जो है आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अगर इनके बीच में साइन कौन सा हो, मल्टीप्लाई का हो। कौन सा हो, मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो यहाँ पे जो 5 और 8 है वो आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे पावर्स, और 10 को आप एक बार लिख देंगे तो ये 5.2 ऐसा कैसा हो जाएगा, और 10 की पावर आपका 5 + 8 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए डेसिमल जो आ रहा है ना, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहा है, तो इसका मतलब ये किसमें है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में या साइंटिफिक नोटेशन में है वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ेंगे हम, तो आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा और देखिए आप, एक और क्वेश्चन देखिए। 5.5 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -6। तो देखो 5.5 3 से मल्टीप्लाई होगा एंड 10 की पावर -2 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है बच्चों, अब 5.5 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 16.5 आएगा। इतना तो आप भी जानते होंगे बच्चों। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो मैं सिखा नहीं रहा आपको, मैं क्या सिखा रहा हूं कि साइंटिफिक नोटेशन वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, या एक्सपोनेंशियल नोटेशन वाले जो क्वेश्चंस है वो कैसे सॉल्व किए जाएंगे अगर ये वैल्यू सॉल्व करनी पड़ी तो। ठीक है बच्चों, अब देखो जो 10 की पावर -2 है और 10 की पावर -6 है, बेस इसका सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी -2 में ऐड हो जाएगा कितना, -6, और 10 को 1 बार में लिखेंगे। अब ये आपका जाएगा 16.5 इंटू 10 की पावर -8, -2 -6 कितना हो जाएगा, -8। लेकिन बच्चों ये अपना करेक्ट आंसर नहीं है, ये अपना करेक्ट आंसर नहीं है। मैंने जानबूझकर यहाँ पर करेक्ट आंसर छोड़ रखा है। क्यों बच्चों, क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन की
फॉर्म में नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म क्या कहती है कि जो डेसिमल है वो पहली नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए, यानी जो आपका डेसिमल है वो 1 के बाद आना चाहिए। तो 1 के बाद लाने के लिए देखो क्या करेंगे, यहां पे लाने के लिए क्या करेंगे, इसको इस जगह लाने के लिए क्या करेंगे 1.65 ये लिख तो देंगे हम, यहां पे 10 की पावर है कितना -8, लेकिन एक डेसिमल उधर ले गए, तो जब हम किस तरफ ले जाते हैं, लेफ्ट साइड ले जाते हैं, किस तरफ ले जाते हैं, लेफ्ट साइड ले जाते हैं डेसिमल को, तो जो हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आती है 10 की पावर जो आती है वो किस में आती है बच्चों, प्लस में आती है। तो 10 की पावर 1 आएगा नहीं आएगा, क्योंकि एक डिजिट उधर ले गए। तो ये आप सॉल्व होगा, और यहां पे आप देखो ये 1.65 इंटू ये 10 की पावर -8 प्लस 1, तो सॉल्व होके क्या हो जाएगा 10 की पावर -7। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ये आंसर होगा, ना कि ये वाला। क्लियर है बच्चों? थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके आप बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे और बढ़ते ही जाएंगे, है कि नहीं है? तो आगे ही बढ़ना है बच्चों, जीवन में हमेशा आगे ही बढ़ना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जो इंसान जीवन में आगे बढ़ता है, आगे देखता है, वही सफल होता है। पीछे मुड़कर देखने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं होता है। ऐसे कई बातें मैं आपको अपने वीडियो में बताऊंगा जो आपको अपने जीवन में बहुत काम आने वाली है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ेंगे अब देखो ये तो अब तक बात हुई थी किसकी, मल्टीप्लिकेशन की। अब थोड़ी डिवीजन की बात भी कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे हम? डिवीजन की बात करेंगे। तो यहां पे ये दोनों वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही है, तो आप देखिए 5 से क्या कर, ये क्रॉस हो जाएगा कितनी बार, 9 बार में क्रॉस हो जाएगा 45। तो 9 इंटू 10 की पावर -3, ऊपर तो ये बचेगा आपका न्यूमरेटर में, जो डेनोमिनेटर में आपका 10 की पावर 4 है, जब आप उसको कहां लाएंगे, न्यूमरेटर में लाएंगे। तो ये आप जानते होंगे जब भी 10 की पावर को हम न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर में और डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाते हैं, तो पावर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती है। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा बच्चों। तो 10 की पावर आपकी +4 है तो -4 हो जाएगी। अब इसको कैसे सॉल्व किया था, जिस तरीके से हमने मल्टीप्लाई में सॉल्व किया था वैसे ही करेंगे। 9 इंटू 10 की पावर कितनी, -3, और इसमें -4 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 9 इंटू 10 की और -3 -4 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर है, बिकॉज इसको आप कैसे लिखेंगे 9.0 इंटू 10 की पावर -7, यानी आपका जो डेसिमल है वो पहली नॉन जीरो डिजिट के बाद ही होगा। तो आप इस तरीके से लिखें या इस तरीके से लिखें, बात एक ही है। क्लियर है बच्चों? अगला देखिए, अब इसमें आप देखिए ये 1.2 से कितने टाइम्स में कैंसिल होगा, 30 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अब 30 इंटू 10 की पावर -4, नीचे 10 की पावर 5, वही 30 इंटू 10 की पावर -4, 10 की पावर 5 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -5 हो जाएगा। 30 इंटू 10 की पावर -4 -5 -9 हो जाएगा। लेकिन ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है बच्चों। अभी मैंने आपको बताया कि साइंटिफिक नोटेशन में जो डेसिमल आएगा पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आएगा। तो क्या यहाँ डेसिमल है? नहीं है, वो तो मैंने लगाया, तो यहाँ डेसिमल आपको क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, डेसिमल आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? तो डेसिमल लगाने के लिए आप क्या करेंगे, एक स्टेप इधर ले जाएंगे, यानी जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से लिख दूं मैं 30.0 लिख दिया मैंने, लिख सकता हूं 30 को मैं 30.0 इंटू 10 की पावर -9, लेकिन जो मुझे डेसिमल ले जाना है वो मुझे 3 के बाद ले जाना है, तो मैं ले गया 3 के बाद, तो ये हो जाएगा 30.00 इंटू 10 की पावर -9। लेकिन मैं ले गया किस साइड, आपके लेफ्ट साइड। किसको ले गया? डेसिमल को ले गया। तो लेफ्ट साइड में जब मैं डेसिमल को ले गया, तो लेफ्ट साइड डेसिमल को ले जाने पर क्या हुआ, यहां पे 10 की पावर कितना आएगा आपका 1 आएगा, क्योंकि 1 डिजिट में किस तरफ ले गया, लेफ्ट की साइड ले गया, तो प्लस में आएगी पावर। अब ये सॉल्व करके क्या बनेगा 3.00 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -9 और प्लस का 1 माइनस का 8। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? है ना? मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते हुए पढ़ो, है कि नहीं है? और ये बात मैं अपने हर वीडियो में बोलने वाला हूं। मैंने बोला था आप चाहे बोर हो जाएं, लेकिन ये बात मैं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे बोलने से आपको याद रहेगा कि हमेशा क्या मुस्कुराते हुए ही पढ़ना है।
पर मुस्कुराने का मतलब ये भी नहीं कि बेवजह मुस्कुराना है, नहीं तो लोग गलत समझ लेते हैं, ठीक है। इसलिए मुस्कुराइए लेकिन उतना जितना आवश्यक हो, बस प्रसन्न रहिए, मुस्कुराने का मतलब इतना सा है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब बात करेंगे किसकी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। किसकी बात करेंगे बच्चों, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैसे इसको सॉल्व करेंगे एक्सपोनेंशियल वाली वैल्यूज को, देखिए आप 6.65 इंटू 10 की पावर 4 में ऐड करना है कि आपको 0.895 इंटू 10 की पावर 4। तो देखो इसमें 10 की पावर 4 आपको दोनों जगह दिख रहा होगा, तो वो क्या आ जाएगा आपका कॉमन। कॉमन आते ही 6.65 में कितना ऐड हो जाएगा, 0.895 ऐड हो जाएगा। और इन दोनों को जब आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी और 10 की पावर 4 का 10 की पावर 4 मिल जाएगा। अब यहाँ पे पहली नॉन जीरो डिजिट के बाद ही डेसिमल है, तो इसका मतलब ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, यानी साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में पहले से ही है, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत इसमें नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो बेटा ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन खत्म हुआ, ठीक है बच्चों। अब देखो हमारा जो पहला टॉपिक था अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट में, उसके अंदर पहला टॉपिक था हमारा क्या, सिग्निफिकेंट फिगर्स। दूसरा टॉपिक हमारा क्या था बच्चों, साइंटिफिक नोटेशन। और इसी में थर्ड टॉपिक है कौन सा, डायमेंशनल एनालिसिस। ये जो बच्चों अपन तीनों टॉपिक इसके अंदर पढ़ रहे हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट में, ये तीनों टॉपिक हमारे कहीं भी इनसे उठ के डायरेक्ट न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, कई कबार आ भी जाते हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा यूज है कि जैसे कोई भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या है कि हमें कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उन सब में ये सारे हमें काम आने वाले हैं बेटा। तो ये बहुत अच्छे से पढ़ने वाली चीजें हैं। तो अब देखो अगला देखिए आप, जो थर्ड पॉइंट है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस। देखो डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, डायमेंशनल एनालिसिस ऑफन व्हाइल कैलकुलेटिंग, जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, देयर इज अ नीड टू कन्वर्ट इन यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू द अदर। तो हमें क्या होता है कि हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट को कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। अब देखो जरूरत पड़ेगी, द मेथड यूज्ड टू अकम्प्लिश दिस इज कॉल्ड फैक्टर्स लेवल मेथड और यूनिट फैक्टर मेथड और डायमेंशनल एनालिसिस। तो हम जो कन्वर्ट करेंगे, जिस मेथड के थ्रू इसको कन्वर्ट करेंगे यूनिट्स को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा या तो इसको आप कह सकते हैं फैक्टर लेवल मेथड, या आप इसको कहते हैं यूनिट फैक्टर मेथड, या आपका जो आपके बुक में नाम दिया गया है डायमेंशनल एनालिसिस। तीनों तरीके से आपका ये बोला जा सकता है। क्लियर है बच्चों, दिस इज इलस्ट्रेटेड बिलो। अब देखो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपका एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है 2-3 जिसके थ्रू मैं आपको इसको क्लियर कर दूंगा। जैसे मान लीजिए अ पीस ऑफ मेटल इज 3 इंच, एक मेटल का पीस जो है वो कितने इंच का है, 3 इंच का है लॉन्ग, मतलब 3 इंच लंबा है, समझ गए आप। रिप्रेजेंटेड बाय इन, अब इंच को हम जो है शॉर्ट में इन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कहीं पे IN लिखा आएगा तो आप समझ जाना कि ये IN क्या है, इंच है। क्या है बेटा, इंच है। क्लियर है बच्चों। व्हाट इज इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। अब देखो हमें ये वैल्यू दी गई है किसमें, इंच में, और हमें ये वैल्यू किसमें कन्वर्ट करनी है, सेंटीमीटर में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो बच्चों इसको अच्छे से समझना। वी नो दैट 1 मीटर, यहां पे ये हटा लेना, ठीक है। वी नो दैट 1 इंच, मतलब 1 इंच जो होता है, जो 1 इंच जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। हमें किस में चेंज करना है बेटा, सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो 1 इंच हमारा 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाता है। तो 1 इंच अगर 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है, तो देखिए बच्चों, यानी 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर है, तो बच्चों 3 इंच में कितने, 3 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें 3 इंच को किसमें कन्वर्ट करने को बोला क्या, सेंटीमीटर में। तो यानी 1 इंच में अगर 2.54 सेंटीमीटर है, तो 3 इंच में निकालने के लिए 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.54 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आंसर आ जाएगा, 7.62 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। यानी 3 इंच में कितने सेंटीमीटर होंगे, 7.62 सेंटीमीटर होंगे। क्लियर है बच्चों।
अब ये तो देखो मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, डिटेल में ये पूरा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं किस तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि आपको डिटेल में ही लिखना पड़ेगा अपने एग्जाम में। अगर आप थ्योरेटिकल पेपर दे रहे हैं बोर्ड का, और अगर मान लो आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आप शॉर्ट में जैसे मैंने आपको पता वैसे आप निकाल सकते हैं, लेकिन बोर्ड का पेपर दे रहे हैं तो उसमें जिस तरीके से मैंने डिटेल में लिख रखा है बच्चों, आपको वैसे ही डिटेल में पढ़ के लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं है, ये सब चीजें आप छोटी क्लास में भी थोड़ी बहुत पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आपको इनको शॉर्ट में ही बताऊंगा। जैसे अ जग कंटेन्स 2 लीटर ऑफ मिल्क, एक जग में कितने लीटर मिल्क है? 2 लीटर मिल्क आता है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द मिल्क इन मीटर क्यूब, आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर क्यूब में कैलकुलेट करना है या कन्वर्ट करना है। अब देखो बच्चों, मीटर क्यूब में बदलने के लिए लीटर को मीटर में चेंज करने से पहले, मीटर क्यूब में चेंज करने से पहले किस में चेंज करना पड़ेगा? सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा। पहले हम लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे और सेंटीमीटर क्यूब को किस में चेंज करेंगे? मीटर क्यूब में, तभी हमें किस में मिलेगा? ये मीटर क्यूब में मिलेगा आंसर। क्लियर है बच्चों? अब देखो, सिंस 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, तो आप देखिए 2 लीटर में कितने, जब 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो 2 लीटर में निकालने के लिए 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 इंटू 1000, यानी 2000 सेंटीमीटर क्यूब होंगे, नहीं होंगे? 2 लीटर में होंगे, बिल्कुल होंगे। अब ये हमें क्या मिला? 2 लीटर इक्वल टू 2000 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन 2000 सेंटीमीटर क्यूब को हमें किस में कन्वर्ट करना है? किस में कन्वर्ट करना है? मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो बेटा 1 मीटर में कितने? 100 सेंटीमीटर होते हैं कि नहीं होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर हमें सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमें 100 का क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 10 की पावर जो है 2 से हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बेटा सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 10 की पावर 2 की जगह किससे? 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3 बार आ गया ना ये, तो 3 बार ही करना पड़ेगा। 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, यानी 10 की पावर 6 से आपको क्या करना पड़ेगा? इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपने कर रखा है। देखो बच्चों, आपका जो दे रखा है ये 2 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। अब आप इसको किससे? 10 की पावर 6 से क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? तो 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कैंसिल हो जाएगी, 2 बचेगा, नीचे 10 की पावर 3, तो 10 इंटू 10 की पावर ऊपर आएगी तो -3 मीटर क्यूब में आपका आंसर हो जाएगा। यानी बच्चों 2 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं? 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होते हैं। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अब डिटेल में लिखा हुआ है बच्चों, वो आप पढ़ लेना, ठीक है ना। आगे बढ़ो, अगला एग्जांपल देखो बच्चों, इसी का एग्जांपल है जिससे आप डायमेंशनल एनालिसिस को समझेंगे। हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन 2 डेज, कितने सेकंड्स होते हैं 2 डेज में? आप बताइए, आपने निकाला होगा। देखो पहली बात तो 1 डे में कितने आवर? 24 आवर होते हैं कि नहीं होते हैं? ये तो पूरा देखो डिटेल में लिख रखा है, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। 1 डे में 24 आवर होते हैं, तो 2 डे को आवर में बदलने के लिए 24 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? और आवर, ये आपका क्वेश्चन क्या था? ये आपको किस में चेंज करना है बेटा? हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन 2 डेज, यानी 2 डेज में कितने सेकंड है, यानी 2 डेज को आपको किस में कन्वर्ट करना है? सेकंड में कन्वर्ट करना है। करना है नहीं करना? तो देखो बच्चों, आपके 2 डेज को आवर में बदलने के लिए 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 डे में कितने आवर? 24, तो 2 डे को आवर में बदलने के लिए 24 से मल्टीप्लाई किया जाएगा ना, किया जाएगा। अब आवर को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 1 आवर में कितने मिनट? 60 मिनट, तो फिर 60 से भी करेंगे। और मिनट को किस में बदलना है आपको? सेकंड में, तो 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 करना पड़ेगा, जब आपका 2 डेज किस में कन्वर्ट होगा? सेकंड में कन्वर्ट होगा। ये कर रखा है आपने मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा आपका
1,72,800 सेकेंड, यानी हमारे 2 डेज में कितने सेकंड होते हैं? 1,72,800 सेकेंड। क्लियर है बच्चों? मजा आ रहा है ना? बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, मजे से पढ़िए। क्लियर है बच्चों? अब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। देखो बच्चों, हमारा जो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट है वो टॉपिक यहाँ पे खत्म हो चुका है। उसके अंदर अपन ने सिग्निफिकेंट फिगर, साइंटिफिक नोटेशन, डायमेंशनल एनालिसिस, तीनों टॉपिक अच्छे से बहुत पढ़ लिए। यह आपका खत्म हो गया अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है क्या? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। क्या है बच्चों? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। देखो क्या है, मैं आपको बताता हूं। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी या जब भी कोई रिएक्शन होगी केमिस्ट्री के अंदर, तो वो, या आप यूं कह सकते हैं कि जब भी रिएक्टेंट्स का क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा, तो वो किसी ना किसी लॉ के थ्रू ही होगा। वो किसी ना किसी लॉ के थ्रू ही होगा। देखो बच्चों, जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में भी कई सारे लॉज चलते थे कि सबसे पहले स्कूल में जाओ, आप सबसे पहले प्रेयर करो, उसके बाद आप क्लास में जाओ, पहला पीरियड आपका इस सब्जेक्ट का आएगा, दूसरा पीरियड इस सब्जेक्ट का आएगा। आप उस हिसाब से अपने कॉपीज को जमा के ले जाते थे, बैग के अंदर बुक्स को जमा के ले जाते थे। फिर आपका लंच होगा, इस टाइम पे लंच करना है, फिर वापस क्लास में बैठना है, फिर इस टाइम पे घर जाएंगे आप। तो क्या होता है? ये सारे नियम और लॉ से ही होता है कि नहीं होता? उसी तरीके से जो है केमिकल कॉम्बिनेशन भी होगा, तो वो भी तो लॉ से ही होगा। ऐसे थोड़ी अपनी मर्जी से रिएक्टेंट जुड़ जाएंगे और प्रोडक्ट बना लेंगे, ऐसा नहीं होगा। यानी कोई ना कोई लॉ अप्लाई होगा। तो बेटा 5 टाइप्स के लॉ पढ़ेंगे इसके अंदर अपन। कितने टाइप्स के? 5 टाइप्स के लॉ पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला लॉ क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास के कंजर्वेशन का लॉ है ये बेटा। किसके? मास के कंजर्वेशन का लॉ है। आगे देखो, अब देखो ये जो लॉज अपन पढ़ने वाले हैं, इन लॉज में हम क्या पढ़ेंगे कि ये लॉज किसने दिए, कब दिए, समझ रहे हैं? कौन से साइंटिस्ट ने दिए, कब दिए, इसका क्या यूज है, ठीक है, इसमें क्या दिया गया, ये सब अपन पढ़ने वाले हैं। तो पहला लॉ जो है वो आपका, इट वाज गिवन बाय एंटोनी लेवेजर इन 1789। ये किसके द्वारा दिया गया था? एंटोनी लेवेजर के द्वारा। कब दिया गया था? 1789 में दिया गया था। अब देखो बेटा, ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ क्या कहता है? According to this law, the mass can neither be created nor be destroyed in a balanced chemical reaction or physical reaction। मतलब कोई भी आपकी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है या फिर कौन सी रिएक्शन है? फिजिकल रिएक्शन है, तो उसके अंदर आपका जो मास है, ना तो वो क्या होगा? क्रिएटेड होगा, और ना ही वो क्या होगा? डेस्ट्रॉयड होगा। मैं बेटा बात कर रहा हूं केमिकल और फिजिकल रिएक्शन की, न्यूक्लियर रिएक्शन की यहां बात बिल्कुल नहीं हो रही है। न्यूक्लियर रिएक्शन आपके फिजिक्स में आती है, तो वो बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं बात केमिकल और फिजिकल रिएक्शन की कर रहा हूं, और वो भी कैसी होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? अभी थोड़ी देर में आपको मैं बताऊंगा। तो उसके अंदर आपका क्या है? न तो मास आपका क्रिएट होता है, न तो आपका मास डिस्ट्रॉय होता है। जैसे मैं एक रिएक्शन के थ्रू आपको समझाता हूं। जब भी आप कार्बन की रिएक्शन किससे करवाते हैं? ऑक्सीजन एलिमेंट से कराते हैं, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, बनती नहीं बनती? तो ये आपके जो रिएक्टेंट है कार्बन एंड ऑक्सीजन, इससे आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑब्टेन हुआ है। अब देखो यहां पे जो कार्बन का मास है, यहां पे भी कार्बन का मास वही होगा। यहां पे जो आपका ऑक्सीजन एलिमेंट का मास है, यहां पे भी ऑक्सीजन एलिमेंट का मास वही होगा। या यूं कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन के 2 एटम का मास जितना है, यहां भी ऑक्सीजन के 2 एटम का मास उतना ही होगा। तो रिएक्टेंट का जो टोटल मास है वो प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका न तो मास क्रिएट हो रहा है, न तो मास डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है, आगे देखो। उसके बाद देखिए आपका लिखा हुआ है, बट वन फॉर्म इज चेंज इनटू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लेकिन पहली फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज होगी, यानी कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा कि नहीं बनेगा? तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज ही तो हो रहे हैं भाई। कार्बन आपका कोई गैस थोड़ी है, हालांकि ऑक्सीजन आपका गैस है, कार्बन आपका गैस थोड़ी है। तो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है।
लेकिन उसमें मास ना तो डिस्ट्रॉय हो रहा है ना तो क्रिएट हो रहा है। समझ गए बच्चों? आगे बढ़ते हैं। इफ द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, अगर जो रिएक्टेंट है वो आपके कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में, देन द सम ऑफ द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब आपके जो रिएक्टेंट है, ये दो रिएक्टेंट है ए और बी, अगर ये कंप्लीटली, क्या मैंने कंप्लीटली वर्ड का यूज किया है, किसमें कन्वर्ट हो जाए? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो जो आपका मास ऑफ रिएक्टेंट का जो सम है, या आप कह सकते हैं समीशन ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स, वो किसके इक्वल हो जाएगा? मास ऑफ प्रोडक्ट के सम के, यानी समीशन ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों? लेकिन इसमें शर्त क्या है कि जो आपका रिएक्टेंट है वो कंप्लीटली किसमें चेंज हो जाना चाहिए? प्रोडक्ट में। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका जो रिएक्टेंट है वो कंप्लीटली प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो पाया, तो ये लॉ कैसे अप्लाई होगा वो भी देखेंगे। इफ रिएक्टेंट्स आर नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड देन द रिलेशनशिप विल बी, अगर आपका रिएक्टेंट जो है वो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता, कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता किसमें? प्रोडक्ट में, तो फिर ये लॉ किससे अप्लाई होगा? तो देखो, जो टोटल मास होगा रिएक्टेंट का, जो टोटल मास होगा रिएक्टेंट का, वो किसके इक्वल होगा? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी जो आपका प्रोडक्ट बना है, और प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट्स, यानी जो रिएक्ट नहीं किए ना आपके रिएक्टेंट्स, उनके मास के इक्वल। देखो इससे ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। मान लीजिए आपका 100 ग्राम क्या है? रिएक्टेंट है। क्या है? 100 ग्राम रिएक्टेंट है। अब इसमें से जो कन्वर्ट हुआ है आपका प्रोडक्ट में, वो कितना है? 50 ग्राम प्रोडक्ट है, लेकिन ओनली 50 ग्राम ही क्या हुआ? मान लीजिए कन्वर्ट हुआ, तो 50 ग्राम तो अनरिएक्टेड मटेरियल बचा कि नहीं बचा? बच गया ना। तो आपका जो ये अप्लाई होगा रूल, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है आपका? 100 ग्राम है। कितना है? 100 ग्राम है। अब इसमें टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट कितना बना आपका? 50 ग्राम, और प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट्स, यानी जिसने रिएक्ट नहीं किया वो कितना? वो भी कितना है आपका? 50 ग्राम है। तो 50 ग्राम प्लस 50 ग्राम 100 ग्राम के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। तो एक एग्जांपल, अभी मैंने आपसे बोला था, जब मैंने ये रूल पढ़ा था तो मैंने आपसे कहा था कि आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, तभी ये रूल अप्लाई हो पाएगा। अब उसकी बात मैं यहाँ क्लियरली कर रहा हूं आपसे। देखो, जैसे आपकी ये इक्वेशन दी हुई है, केमिकल इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शन है, जैसे H2 प्लस Cl2 इक्वल किसके हो रहा है? 2HCl के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 2 लगाकर हमने इसको क्या है? बैलेंस किया है, नहीं तो हमारी रिएक्शन क्या होती है? H2 प्लस Cl2 HCl के इक्वल होती है। ये 2 लगा के हम इसको बैलेंस करते हैं, ये करना बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल नहीं होगा। देखो कैसे, जैसे हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन एटम का मास कितना है? 1 ग्राम। तो 2 हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा? 2 ग्राम। और 1 क्लोरीन एटम का मास कितना होता है? 35.5। कितना होता है? 35.5। तो 2 क्लोरीन एटम का मास कितना हो जाएगा? 35.2 इंटू कितना हो जाएगा आपका? 71। और इन दोनों को आप ऐड करेंगे 2 प्लस 71, तो आपको कितना आएगा? 73 ग्राम। अगर मान लीजिए हम यहाँ बैलेंस्ड करने के लिए 2 नहीं लगाते, तो ये आपका 1 हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता? 1, और 1 क्लोरीन एटम का मास कितना होता? 35.5। तो ये 35.5 आपका कितना हो जाता? 36.5 हो जाता। यानी यहां तो 73 ग्राम आता और यहाँ 36.5 आता आंसर। तो ये आपकी जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को शो नहीं करती इक्वेशन। लेकिन अगर यहाँ हमने 2 लगा दिया इसको बैलेंस्ड करने के लिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप जानते ही हैं, ठीक है, वो नहीं सिखा रहा मैं आपको मैं सिखा रहा हूं कि इस पे अप्लाई कैसे होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पे जो आपने ये 2 लगा दिया, तो ये 2 लगाने से ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? फिर 2 से। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 2 इंटू 36.5 73 ग्राम, यानी 73 ग्राम के इक्वल आ गया। यानी ये आपका रिएक्टेंट्स का जो मास है
सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स वो किसके इक्वल हो गया, सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट्स के इक्वल हो गया। तो यहां आपका क्या अप्लाई हुआ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई हुआ।